नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राजनीति में आशातीत सफलता के लिए टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। जो मौके पर चौका लगा दे, वही राजनेता या राजनीतिक दल अनेक बार जो हारती हुई बाजी को जीत लिया करता है या खेल को पलट दिया करता है। बहुत बार हमने देखा है। और मैं ये जब बात कर रहा हूं तो इशारा आप जरूर समझ गए होंगे। दर्शक गण जो हैं उनको आभास हो गया होगा कि हम क्या कुछ बातें करने जा रहे हैं। बिल्कुल मेरा इशारा या मेरा जो मंतव्य है वो महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों के जो विधानसभा चुनाव को लेकर रण सजा हुआ है, उसी की ओर है। बहुत कम वक्त बचा है अब। वोटिंग निकट है और जो राजनीतिक दल हैं या जो उसके खेवनहार हैं, पैरोकार हैं, वो पूरी शिद्दत से लगे और जुटे हुए हैं। और इन दो राज्यों के साथ कुछ लोकसभा की रिक्त सीट, चाहे वो वायनाड हो जिस पर सबकी निगाहें हैं, या और राज्यों में विधानसभा की जो रिक्त सीटें थी, वहां भी एक रण सजा हुआ है। और जो राजनीतिक शह और मात का खेल है, इसमें इंडिया ब्लॉक बहुत साफ दिखता है कि अपने पत्ते बखूबी खेल रहा है। महाराष्ट्र एक ऐसा सूबा है जिस पर देश भर की निगाहें, हालांकि चुनाव तो हर चुनाव पर निगाह जो राजनीति में रुचि रखते हैं या जो अ, आम जन है उसकी निगाह नजर रहती है। लेकिन महाराष्ट्र में जो महायुति का पूरा खेल है वो टिका है। जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे 2023 के, तब एक वो लाडली बहना योजना यहाँ एक गेम चेंजर के तौर पर निकल कर आई थी और उभर कर आई थी, जिसने पूरे की पूरी बाजी को पलटा था। तो वहां कुछ वैसा ही चल रहा है। नगद राशि देने को लेकर हुड़सी मची हुई है। मध्य प्रदेश में भी जब लॉन्च हुई थी योजना तब मची थी, उसी को अडॉप्ट किया महायुति ने। अब जो महाविकास अघाड़ी है उसका कुछ देर बाद जब मैं ये चर्चा शुरू कर रहा हूँ, शायद इसी वक्त चुनाव घोषणा पत्र जारी होने वाला है, चल उसकी शुरुआत हो रही है। तो ये जो पूरे का पूरा रण है, इस रण में कौन बाजी मारेगा, किसे सफलता मिलेगी, कौन पीछे रह जाएगा, ये सब तो जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे तब साफ होगा। लेकिन जो वक्त कम है और एक बिसात बिछी हुई है और शहमात के खेल में अपनी अपनी चालें राजनीतिक दल या उसके जो मुखिया हैं या पूरा का पूरा धड़ा है वो खेल रहा है, चल रहा है। इन सबके बीच एक बड़ी चाल आज निकल कर आई जम्मू कश्मीर से। इंडिया ब्लॉक जो है उसने वहां एक कार्ड खेल दिया है। वहां जो धारा 370 की बहाली और साथ साथ जो स्टेटहुड वाली जो बात थी कि पूर्ण राज्य का दर्जा, उसको प्ले किया गया है। और बड़ा मैंने जैसे शुरुआत की कि राजनीति में टाइमिंग एक बहुत महत्वपूर्ण होती है कि जो पहले मार दे सो मीर, अगर ध्यान दर्शकों को होगा। और वह भी हाल ही में चुनाव, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो और हरियाणा, दोनों राज्यों के चुनाव हुए थे विधानसभाओं के, और बहुत सारे वादे हुए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाह साहब, भारतीय जनता पार्टी जिन्हें अपना चाणक्य कहती है, तो उन्होंने भी ये वादा किया था कि हमें सत्ता में आने का अवसर दिया गया तो हम स्टेटहुड की बहाली तो करेंगे। 370 तो कोई बहाल कर नहीं सकता, वो सब था। लेकिन आज जो कुछ वहां विधानसभा में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बहुत पसीना बहाना पड़ा, वहां बिल फाड़ कर फेंका गया और तमाम चल रही है राजनीति। है वहां पूरी उफान पर है। और वहां जो हुआ उसके रिपरकेशंस क्या कुछ महाराष्ट्र झारखंड में देखने को मिलेंगे, बड़ा दिलचस्प सा होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो अपना गेम खेल रही है। वहां वहां के मुख्यमंत्री के पुतले जलाए जा रहे हैं और तमाम जो भत्सरना है वो की जा रही है, और उसका जो चुनावी लाभ लिया जा सकता है उसकी कोशिश हो रही है। तो जो ओवरऑल स्थितियां हैं, चाहे वो महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभाओं के चुनाव हो या फिर साथ साथ जो और ये इशू हुआ लोकसभा की जो रिक्त सीटें हैं उस पे जो उपचुनाव चल रहा है, या और राज्य विधानसभा, तो तमाम पर आज हम बातचीत, जो हमारी ये नियमित शाम की बहस होती है, इसके लिए चलेंगे। और मैं कहूंगा मेरे पैनल जो बैठते हैं जोड़ दिया गया है। हमारे साथ खास मेहमान जो होते हैं हर दिन, इकबाल मामदानी साहब हैं, राकेश अचल साहब हैं, शशि सोनवाने जी और निरंजन टकले साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट लोग हैं। और साथ साथ हमारे सहयोगी महाराष्ट्र जो आप बार बार देखते होंगे, एक शानदार रिपोर्ट्स और खासकर चुनाव को लेकर देते हैं, मनीष कुमार सिंह साहब है। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और आपका परिचय बहुत, आप सब देखते हैं, दर्शक का आप लोगों को दीर्घ अनुभव वाले लोग हैं, निरंतर अपनी बात बेबाकी से रखना, टिप्पणियां करना और बारीक से बारीक जो देश में घटनाक्रम होते हैं उसमें निगाह नजर रखना, उन सब पर तो सभी का पुनः स्वागत। और
राकेश जी, शुरुआत मैं आपसे करता हूं। शुरुआत ये कि राजनीति में जो टाइमिंग की मैंने बात की कि महत्व बहुत होता है, और जो कुछ जैसे मैंने कश्मीर को लेकर कहा कि कश्मीर में जो कुछ आज हुआ, और साथ साथ जो देश में दो सूबों के चुनाव उपचुनाव तमाम है, तो इन सब परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ आप देखते पाते हैं? क्या कहिएगा जो जो हमारे उसमें मीर या पहल जो कर जाए वो कहते हैं पॉलिटिक्स में? पहली टिप्पणी राकेश जी आपकी। धन्यवाद संजीत जी। 4 PM के सभी दर्शकों का और विद्वान पैनलिस्ट का मैं स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। देखिए, आपने जो बात कही है वो तो बिल्कुल सही है। टाइमिंग का राजनीति में बड़ा खेल होता है, और जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो स्थिति गड़े और उसके अपने मायने हैं, और उसके मायने इसलिए ज़्यादा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहे हैं, और वो बड़े डामाडोल स्थितियों वाले चुनाव हैं। और उसमें जम्मू कश्मीर की राजनीति का वहाँ जिस ढंग से सबको साथ लेकर सबका विकास करने वाला एक फॉर्मूला जो खुद बीजेपी का था, उसका इस्तेमाल वहाँ की साझा सरकार ने किया है। तो उससे एक नया पन्ना तो खुला है, लेकिन मैं थोड़ा हट के बात करना चाहता हूँ कि प्लीज अब प्लीज। इन दो राज्यों के जो चुनाव हैं, महाराष्ट्र के और झारखंड के, इन चुनावों पर जम्मू कश्मीर की राजनीति के साथ साथ सात समुंदर पार अमेरिका की राजनीति भी का असर डालने वाली है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, वहाँ युति है, महायुति है, उसे एक नया जुमला गढ़ने का मौका मिल गया है। अब राष्ट्रवाद नए सिरे से हिलोर लेगा, और बार बार अमेरिका का गाना गाया जाएगा, ढपली बजाई जाएगी, और कोशिश की जाएगी कि इन दोनों राज्यों के मतदाताओं से कहा जाए कि आप अमेरिका से सबक ले। जो जो राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, जो राष्ट्रवादी सो कॉल्ड गठबंधन है, उनके साथ खड़े हों। तो जम्मू कश्मीर की राजनीति का अब जो असर है वो उतना मुझे लगता है शायद जितना पढ़ना चाहिए था उतना ना पड़े, जितना कि अमेरिका की राजनीति का पड़ेगा। हालांकि अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन जिस ढंग से हुआ है, उसका हिंदुस्तान को क्या नफा नुकसान हुआ, ये आकलन तो आने वाले दिन में होंगे। लेकिन अभी जो पुराना गठबंधन मोदी जी का और ट्रम्प साहब का था, जिसको लेकर के हम हिंदुस्तानियों ने बड़े पलक पावड़े बिछाए थे हिंदुस्तान में। आप याद करें पीछे जाके 4-5 साल पहले जब हमारे बाइडेन साहब के पहले जब ट्रम्प साहब राष्ट्रपति थे, तो उस लिहाज से अब अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर ये चुनाव ज्यादा लड़ा जाएगा और स्थानीय मुद्दे गौड़ हो जाएंगे। और जहां तक आपने मध्य प्रदेश और राजस्थान और दूसरे राज्यों के चुनाव की बात की थी, उनसे हट के होगा ये चुनाव दोनों राज्यों का, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां, यहाँ के गठबंधन, यहाँ के जातीय गणित बिल्कुल भिन्न है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सत्तारूढ़ दलों को, जो पुराने सत्तारूढ़ दल थे, उनको खंड खंड करके राजनीति करने की कोशिश की है, उसका असर भी इन आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। और अभी एक मौका मिल गया है कि वो 20 तारीख से मतदान होगा, उसके पहले जो अभियान अब जो शुरू होने वाला है चुनाव का, उसमें अमेरिका ज्यादा गूंजेगा, जम्मू कश्मीर शायद कम गूंजे। जी ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हालांकि वहां जो राकेश सर हम लोग पा रहे थे, जो पोल्स ऑफ पोल थे धरे रह गए हैं। जैसा हमारे यहाँ एग्जिट पोल थे, या वो सारा कुछ पूरा का पूरा बहुत जबरदस्त ढंग से पूरा बाजी पलटी है। और जो वहाँ उनको कई ऐसे सूबे रहे, और खासकर जो वहाँ ये भी था कि जहाँ कहते हैं कि गेम चेंजर वाले स्टेट थे, वहां बहुत जबरदस्त ढंग से उलटफेर हुए, बहुत बढ़त मिली। वहां के जो राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए, घोषित हो गए हैं, तो एक अलग दृश्य था। मैं जाऊंगा पहले शशि सर के पास। शशि सर, हम जो बात कर रहे थे अभी, कहा भी राकेश सर ने कि महाराष्ट्र में चुनाव इतर है, मध्य प्रदेश में हम लोग ये पा रहे हैं लगातार, यहाँ बैठ के हम मध्य प्रदेश से देखते हैं, हम पढ़ते हैं, आप लोगों को सुनते हैं। कट गया है, शायद संपर्क कटा है, तो मैं यही सवाल नरेंद्र सर से कर लेता हूं, क्योंकि शायद उनको तकलीफ है वहां जहां है आज शशि सर, वहां नेटवर्क की समस्या है। तो नरेंद्र, ये जो मध्य प्रदेश में हुई थी कोशिश, गेम चेंज किया था वो जो लाडली बहना ने, उसको अडॉप्ट किया था महाराष्ट्र ने, और कोशिश वहां महिलाओं को रिझाने लुभाने, या जो फ्रीबीज है वो उस पर बहुत निर्भरता बनी हुई है। तो इन सब संदर्भों में क्या कुछ वहां आप क्या देख पा रहे हैं, क्या पा रहे हैं? और जो महायुति में होड़ मची हुई है, एक अपनी अलग ढपली, अलग राग भी है, इन सब संदर्भों में क्या नफा नुकसान देख पा रहे हैं? और जो अभी कहा गया, मैंने जैसे जम्मू कश्मीर की बात की, वहां की स्थिति निकली, और बटोगे तो कटोगे भी है,
तो तमाम जुड़े हैं। शशि जी, अगर आप सुन पाए हो मेरा सवाल तो मैं फिर आपसे ही पूछ लेता हूँ। मैं इसलिए भी आपसे पहले आया था आपके पास कि आप बार बार नेटवर्क समस्या कर रहा है, तो यदि आप जवाब दे तो मैं नरेंद्र सर से क्षमा मांगते हूँ, आपसे ही सवाल कर लेता हूँ। शशि सर, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा, मैं थोड़ा सुन नहीं पाया। हाँ नहीं, मैंने ये कहा था, ये सवाल किया कि मध्य प्रदेश में जैसे गेम चेंजिंग एक हाँ साबित हुई हाँ थी, गेम जी चेंजिंग साबित हुई थी जी। जो लाडली बहना योजना, इसी पे बहुत हम्म, निर्भरता है। महिला या जो ये वर्ग है इसको लुभाने का बहुत प्रयास है, फ्रीबीज की बहुत सारी बातें हैं, महायुति की तो गारंटियां हो नहीं गई है घोषित, और इस वक्त शायद अभी मनीष जी बताएंगे, मनीष शायद देख या सुन पा रहे हो पीछे हो, तो मैं उनसे भी पूछूंगा कि एड ऑन करेंगे वो जो महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी होने वाला है। तो इन संदर्भों में देखें तो सब कुछ को लेकर आपकी अपनी प्रतिक्रिया शशि जी। मुझे लगता है शायद नहीं, लाडली बहन योजना का एडवांटेज आवाज आ रही है? जी आ रही आ सॉरी, रही। लाडली बहन योजना का जो एडवांटेज है, हाँ, लाडली बहन योजना का जो एडवांटेज है वो महायुति को दो है। ऐसा नहीं कि उसका कोई असर नहीं है, बिल्कुल असर है। लेकिन मध्य प्रदेश की तुलना करना ठीक नहीं होगा। बात यह है कि लोकसभा चुनाव में मार खाने के बाद आपने एक 1500 रुपए की लाडली बहन योजना लिया है। अब लाडली बहन योजना के साथ साथ महंगाई का भी दर देखना पड़ेगा, क्योंकि इस हाथ से लिया और उस हाथ से गया, ये साधारण महिलाओं की प्रतिक्रिया है कि आपने 3 गैस सिलेंडर जरूर दिए, लेकिन गैस सिलेंडर का दाम कहाँ है, तेल का दाम कहाँ है, आटे का दाम कहाँ है। तो ये सारे सवाल केंद्र में आ चुके। एक दूसरी बड़ी बात क्या है कि बदलापुर में एक जो छोटी स्कूल जाने वाली छोटी बच्चों पर जो अत्याचार हुआ और उसके बाद कई सारे घटनाएं महाराष्ट्र में हुई, को लेकर महिला सुरक्षितता का जो सवाल है वो भी उतना ही बड़ा सवाल है। और इन सवालों को एड्रेस करने की हिम्मत या उस तरह की जो कवायद दिखनी चाहिए थी सरकार की तरफ से, वो नजर नहीं आई। इसलिए लाडली बहन योजना का एक स्तर तक एडवांटेज जो मिलना चाहिए वो न्यूट्रल हो रहा है। दूसरा एक बड़ी बात, दूसरा एक फैक्टर क्या है कि सरकार की जितनी भी अभी ये महायुति की तरफ से जितनी एडवर्टाइजमेंट देख रहा हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो एडवर्टाइजमेंट ये दिखाने की कोशिश करे कि अगर ये सरकार बदल गई तो ये योजनाएं बंद हो गई। इसका इसका एक अर्थ परसेप्शन के मामले में ये चला जाता है कि ये सरकार जा रही है और नई सरकार का आप डर दिखा रहे हो कि नई सरकार इस योजना को बंद कर देंगे। अब महाविकास आघाड़ी की तरफ से तो बोला गया है कि नहीं, हम तो बढ़ा के देंगे। अब उसके काउंटर में कल उन्होंने शुरू कर दिया कि नहीं, हम 2100 रुपए दे देंगे और बढ़ा देंगे। अब ये सब देर हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के मार खाने के बाद आप ये बीच में आप चुनाव जीतने के लिए सारी योजनाएं लेकर आ रहे हो और उसमें भी बताने के लिए ये एक ही योजना है। तो आपके 2.5 साल की जो भी सत्ता बनी हुई थी, उस 2.5 साल की सत्ता में लोक कल्याणकारी योजना के रूप में कोई बात आपके सामने आती हुई नजर नहीं आ रही है। फिर वो युवाओं को लेकर होगा या किसानों को लेकर होगा, बिजली को लेकर होगा, इनमें से कोई भी योजना नीचे ग्रासरूट में ढंग से नहीं है। एक ही योजना जा पाई है, वो है लाडली बहन योजना। ये अगर छोड़ दे तो बाकी योजना का कुछ भी असर दिख नहीं रहा। उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि जो दबे कुचले तबकों के लिए योजनाएं थी और उसके लिए जो बजटरी एलोकेशन था, वहां का पैसा आपने डाइवर्ट कर दिया। तो आपके स्कॉलरशिप से लेकर आदिवासी विकास से लेकर ये सारे जो तमाम फंड थे, उसको आपने डाइवर्ट करने के कारण वो तबके वैसे भी नाराज हो गए, क्योंकि लाडली बहन योजना के लिए आपका बजटरी एलोकेशन कितना है, उसमें पैसा कहाँ से आएगा। तो सरकार की तिजोरी खाली है और वो खाली तिजोरी में से आप एक झूठे आश्वासन देते जा रहे हो। एडवांस में जरूर आपने कुछ पैसा दे दिया, लेकिन उस पैसे से वोट में जो परिवर्तित होना चाहिए, जिस संख्या में होना चाहिए, उस संख्या में होते हुए मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। इसलिए शायद महायुति अभी लाडली बहन योजना से आगे थोड़ा सा फिर एक बार जो मूल डीएनए बीजेपी का, उस डीएनए के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गया। बटेंगे तो कटेंगे वाला नहीं, मुमरा की बात होना शुरू हो गया, हिंदू मुस्लिम करना शुरू हो गया। तो देवेंद्र फडणवीस पे अभी तो आजकल मुझे बहुत रहम करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति हो गई, इतनी बुरे हाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कर दिया। जो बातें उनको नहीं कहनी चाहिए वो सारी बातें वो अभी वो करने लगे। ये अल्टीमेटली आपको निगेट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो लाडली बहन नरेंद्र जो जी शुरू जी में दिख रहा था, लग रहा था, उतना व्यापक पैमाने पर असर होते नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इतना धन्यवाद। नजर नहीं आ रहा, उतना जो प्रभावी है।
मैं निरंजन सर के पास जाने के पहले इकबाल सर के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि वो बटोगे तो कटोगे और तमाम जो है, अब तो उससे आगे हो गया। उन्होंने कहा पूजा भी नहीं कर पाओगे आप, घंटी नहीं बजा पाओगे, आपको आरती नहीं करने दी जाएगी। जो वो अभी शशि सर कह रहे थे कि उनके पास में कोई और कार्ड है नहीं इसके अलावा खेलने के लिए, यही एक कार्ड दिखता या होता है। कितना क्या स्थिति है इकबाल साहब वहां, क्या कितना ये सब चीजें प्रभाव डालती दिखती हैं? अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट अनम्यूट। माफ कीजिएगा, इसमें कोई शंका नहीं है कि अभी बीजेपी के पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। बटोगे तो कटोगे, इस तरह के ही मुद्दे हैं। देखिए, जिस तरीके से झारखंड में हमारे प्रधानमंत्री भैंस से और मंगलसूत्र से आगे अब बेटी उठाने तक की बात करने लग गए, तो इसका साफ संकेत है कि कोई बड़ा मुद्दा इनके पास बचा नहीं है जिसको लेकर के बात की जाए। विकास की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से लाडली बहन योजना शुरू की गई है, राज्य खुद एक तरीके से तकरीबन 8 लाख से ज्यादा कर्ज के अंदर है। अगर इसको और चालू किया जाता है तो ये तकरीबन 10 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जदार हो जाएगा। तो ये स्कीम चलाना इतना आसान नहीं होगा सरकार के लिए भी, और सरकार के लिए कई बड़ी चुनौतियां दूसरी इस राज्य के अंदर ये है कि कैसे एक दूसरे से अच्छे रिश्ते बना करके अपनी सरकार लाई जाए। महायुति के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये भी है। जिस तरीके से कोल्हापुर के अंदर जैसे कल उद्धव ठाकरे ने अपनी शुरुआत की, और शुरुआत के अंदर सबसे पहला उन्होंने इस कटोगे बटोगे के जवाब के अंदर कहा कि ना टूटने दूंगा ना लूटने दूंगा। ये शिवाजी महाराज का राज्य है, ये उनकी जमीन है। यहाँ बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति ना लूट के जाएगा ना तोड़ के जाएगा। यानी कि साफ संकेत महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे और ने ये दे दिए है कि ये वो भूमि है जहां आप आकर के राजनीति तो कर सकते हैं, लेकिन अगर लड़ाने की बात करेंगे तो शिवसेना खुल करके उसके खिलाफ खड़ी रहेगी। देखिए, उद्धव ठाकरे की और बाला साहब ठाकरे की अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो जमीन और आसमान का अंतर है इस पूरे मामले के अंदर। जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे के बाद में उद्धव ने कमान संभाली है, तो आप देखोगे कि राज्य के अंदर बहुत बेहतरी आई है। जो एक तबका था जो कभी शिवसेना से नाराज हुआ करता था, जिसके अंदर खास करके मुसलमान, वो मुसलमान लोकसभा इलेक्शन में खुलकर उद्धव ठाकरे के साथ में और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर के उसने वोटिंग की। तो इससे आपको एक साफ संकेत जाता है, और खुद शिवसेना के अंदर भी ये मैसेज चला गया है कि अगर राजनीति करनी है तो काटोगे बांटोगे में राजनीति नहीं चल सकती है। विकास की राजनीति करनी होगी, राज्य को आगे ले जाना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो भारत का एक तरीके से फाइनेंशियल कैपिटल है। तो आपने देखा होगा पिछले दिनों जिस तरीके से शिवसेना ने ये मुद्दे उठाए थे कि किस तरीके से राज्य के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात की तरफ भेजे गए हैं, और जिसको लेकर के एक आम मराठी मानुस को और महाराष्ट्र में रहने वालों को नुकसान हो रहा है। इस मुद्दे पर शिवसेना लगातार जीत की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है। वहीं अगर इस पूरे महाराष्ट्र की अगर हम राजनीति पर नजर डालें तो जिस तरीके से शरद पवार जो उन्होंने बारामती के अंदर जिस तरीके से कहा कि उनका ये आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो ये भी एक इमोशनल कार्ड खेल करके वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर जो पूरे महाराष्ट्र के इस पूरे गणित में हम देखेंगे तो जो कमजोर कड़ी मुझे अब तक समझ में आ रही है वो हरियाणा की तरह, जिस तरह कांग्रेस के आपसी बड़े लीडर्स में जो फूट किया तो उनका तालमेल सही नहीं है, जिसको टिकट बांटने को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े किए गए, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र में इसी तरह की भी चीजें हो रही है। नाना पटोले के ऊपर भी कई आरोप लग रहे हैं कि वो टिकट बांटने के अंदर उन्होंने पैसे लिए, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में थोड़ा सा ध्यान कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव को जीतने के लिए देना होगा। बाकी रही बीजेपी की बात, तो लड़ोगे कटोगे यही है कि उसकी वजह सबसे बड़ी है कि राज्य के अंदर खुद जहां पर फडणवीस ये चीजों को मान रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार बनाना है। जिस तरीके से आरएसएस ने नागपुर के अंदर उनके कार्यकर्ता द्वारा सारे बैनर पोस्टर लगाए गए थे कि आने वाले दिनों के अंदर जो हमारा मुख्यमंत्री रहेगा वो देवेंद्र फडणवीस रहेगा। वहीं एकनाथ शिंदे लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चुनाव है उसका वो पूरा कमान जो है वो एकनाथ शिंदे संभाल रहे हैं। वहीं बीजेपी पार्टी के अंदर कई ऐसे गुट अलग अलग है जो ये चाह रहे हैं कि अगर पार्टी आती है पावर के अंदर तो मुख्यमंत्री हमारा रहेगा, चाहे वो राव साहब दानवे की शक्ल के अंदर हो, विनोद तावड़े की शक्ल में हो, आशीष शेलार की शक्ल में हो। तो इस तरह के अंदर आपसी भी बहुत सारे फूट है, सिर्फ मतलब अलायंस के अंदर नहीं, खुद बीजेपी पार्टी के अंदर भी कई ऐसी दिक्कतें हैं जिसको बीजेपी को सामना करना है। वहीं हाईकमान के अंदर अगर हम बात करें तो अमित शाह की चॉइस अलग है, मोदी जी की चॉइस अलग है, नितिन गडकरी एक तरफ है।
तो इन सारी ही चीजों को लेकर के बीजेपी को काफी चुनौतियां है, जिसको लेकर के वो अब ये मान रही है कि शायद इस तरह के नारे दे, हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ाया जाए, तो शायद हो सकता है इनका कुछ आगे आने वाले दिनों के अंदर महाराष्ट्र के अंदर कोई सीट ज्यादा आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि वो उनके पास कार्ड, मुख्य कार्ड वही है। नरेंद्र सर, जो कहा अभी इकबाल सर ने, उसमें कुछ ऐड ऑन हो तो वो, और दूसरा मैं ये भी आपसे टिप्पणी चाहूंगा कि क्या उद्धव ठाकरे जी या शरद पवार साहब के दलों के साथ जिस तरीके का एक अन्याय हुआ था, जिस तरीके से उनके सिंबल्स छीने गए, वो क्या वो अब तक स्मरण होगा? आप देख पा रहे हैं, लोगों को दिखता है वो है कुछ, क्या उसी वही सब कुछ चल पा रहा है बहुत ज्यादा स्तर पर? जो उन्होंने एक और इमोशनल कार्ड खेला है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, कैसे सबको देखा जाए? नरेंद्र सर, अनम्यूट कर लीजिए सर देखिए, अपना। हाँ जी। जी। अ, एक एक बात तो बिल्कुल सही है कि आज भी अ, महाराष्ट्र के आम मतदाताओं के भीतर इस बात से बहुत बड़ी नाराजगी है कि जिस तरह से पहले शिवसेना और बाद में राष्ट्रवादी के दल तोड़े गए, उसका प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। सिंबल के डिसीजन कोर्ट आज या कल सुप्रीम कोर्ट लेने वाली है बिल्कुल उस सिंबल का, जबकि चुनाव लग चुके हैं, बिल्कुल। नॉमिनेशन फॉर्म्स फाइल हो चुके हैं। उसके बाद अगर इसका डिसीजन आता है तो उसका कुछ मतलब नहीं, बेमतलब का वो डिसीजन रहेगा। और इस बात का एहसास भी लोगों को है, इसके बारे में गुस्सा भी बहुत ज्यादा लोगों में है। ये वो जो 50 खोके एकदम ओके, ये जो नारा उस वक्त निकला था जब शिवसेना तोड़ी गई थी, वो आज भी पॉपुलर है। कल जब उद्धव ठाकरे की, मैं कोल्हापुर में हूँ, और कल कोल्हापुर में जो उद्धव ठाकरे की रैली यहाँ पे थी, तो लोग चिल्ला चिल्ला के ये नारा दे रहे थे कि 50 खोके एकदम ओके। तो आज भी वो मुद्दा यहाँ पर बरकरार है। जिस तरह से दल तोड़े गए, ये बिल्कुल महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं आया है, और इस बात का एहसास लोगों को है। रही बात ये जो अभी हम कह रहे थे कि ये धार्मिक आधार पर नफरत फैला के बीजेपी का एजेंडा रहेगा। एक बात तो ये है कि 2025 में संघ को 100 साल हो रहे हैं, और जी। ऐसे में संघ चाहता है कि महाराष्ट्र में संघ की विचारधारा का देवेंद्र फडणवीस जैसा ब्राह्मण्यवादी मुख्यमंत्री यहाँ पर आए। और जानबूझ के ये अलग अलग नाम प्लांट किए जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में आम लोगों की बहुत बड़ी नाराजगी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ है। आज सबसे ज्यादा मोस्ट हेटेड पॉलिटिशियन अगर महाराष्ट्र में कोई होगा तो वो देवेंद्र फडणवीस है। और ऐसी सूरत में देवेंद्र फडणवीस की नाराजगी का असर बीजेपी के वोटों पर ना हो, इसलिए संघ की तरफ से ये अलग अलग नाम प्लांट किए जा रहे हैं कि नहीं, आशीष शेलार हो सकते हैं, चंद्रकांत पाटिल हो सकते हैं, या और कोई हो सकता है। तो ये बिल्कुल जानबूझकर खेल हो रहा है। लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस मेहनत ले रहे हैं, वो कोई आशीष शेलार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं कर रहे, या चंद्रकांत पाटिल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो मेहनत नहीं कर रहे, वो खुद के लिए ही कर रहे हैं। और उनका पिछली 2019 के चुनाव में उनका अपना जो नारा था कि मैं फिर से आऊंगा, मी पुन्हा येईन, ऐसा मराठी में वो कहते थे कि मैं फिर से आऊंगा, तो ये नारा भी लोगों को याद है कि यही दोबारा आने की कोशिश हर संभव करेगा, और खुद संघ चाहेगा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। तो ये एक बात डेफिनेटली है। लेकिन महाराष्ट्र में बाकी राज्यों की तुलना में, जैसे आपने हरियाणा का भी जिक्र किया या झारखंड का भी जिक्र हुआ, महाराष्ट्र में हरियाणा के चुनाव के नतीजों के बाद ये तीनों दल महाविकास आघाड़ी के, ये बहुत सतर्क हो गए हैं। कोल्हापुर में मैं पिछले 4 दिनों से हूं, और आगे भी यहाँ पर कुछ दिन रहने वाला हूं, क्योंकि कोल्हापुर का चुनाव ये बहुत अहम है महाराष्ट्र के लिए। खासकर यहाँ शाहू महाराज की फैमिली के साथ जो कुछ खिलवाड़ करने की कोशिश की, जिसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल थे, वो पूरा नॉमिनेशन फॉर्म भरना, वो अचानक वापस आ जाना, एक आर्टिफिशियली रिवोल्ट इंजीनियर यहाँ पर करना कांग्रेस के भीतर, तो इसमें क्या क्या था वो सभी को पता है, क्या क्या एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे। और उसका असर, सतेज पाटिल को दबाने की कोशिश करने का जो असर कोल्हापुर में हुआ है, उसका नतीजा ये होगा कि कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में 10 सीटें हैं, 10 के 10 सीटें महाविकास आघाड़ी चुनकर आएगी, ऐसा आज यहाँ पर माहौल है। अब रही बात, इन्होंने मतलब आपको भी ये, सभी को, आप तो बहुत वरिष्ठ है, लेकिन सभी को ये पता है कि कर्नाटक के चुनाव के बाद पहली बार गृहलक्ष्मी योजना आई, जहां पर 2,500 रुपया हर फैमिली में महिलाओं को दिए जा रहे थे। उसके बाद तेलंगाना में आई,
और उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव होने के बाद महाराष्ट्र में जो नुकसान बीजेपी को 32 सीटों पर झेलना पड़ा 48 में से, उसके जी। बाद महाराष्ट्र में लाडली बहना आई। अब लाडली बहना जब वो ला रहे थे तब 46,000 करोड़ का बजटरी प्रोविजन, मतलब 26 तारीख को अजित पवार ने सुबह बजट पेश करते वक्त लाडली बहना का अनाउंसमेंट किया और 26 तारीख को दोपहर को 4 बजे लाडली बहना का जीआर भी निकल गया। बजट मंजूर ना होते हुए भी जीआर निकला। ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जिसके खिलाफ एक याचिका ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है। तो ये डर हमेशा इस महायुति की सरकार को है कि अगर सुप्रीम हाईकोर्ट ने वो याचिका निर्णय देते हुए अगर इस पूरी योजना को गैर कानूनी कह दिया तो ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और एक तरफ 1500 रुपए दिया है, उसकी कागजात की जो मतलब इसके लिए जो जरूरी थे पूरी करने के लिए, उसमें बॉन्ड हर एक को सबमिट करना था। महाराष्ट्र सरकार ने 100 रुपए का बॉन्ड पूरी तरह से कैंसिल कर दिया और मिनिमम 500 रुपए का बॉन्ड लेना कहा। तो 1500 जब यहाँ पे दे रहे थे तो दूसरे हाथ से पहले 500 निकाल लिए, फिर बचे 1000 रुपए, तो वो 1000 रुपए यहाँ दाल से लेके, आटे से लेके, हर किस्म के धान से लेके तेल तक, शुगर तक, हर चीज के दाम बढ़ गए दिवाली के सीजन में। तो एक तरफ से दे रहे, दूसरी तरफ से वापस ले रहे। पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र में 60,000 स्कूल बंद हो गए, 60,000, 3 लाख से ज्यादा शिक्षक बेरोजगार हो गए। अब उनकी बीवियों को 1500 रुपया देंगे, लेकिन पति के बेरोजगार रहते हुए वो कितनी सरकार के साथ रहेगी? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। 2014 में सोयाबीन के किसान को जो एमएसपी मिलती थी उससे कम 2024 में मिल रही है। बिल्कुल वो चीजें हैं कि इशू पर नहीं है चीजें। आप केवल ये जो या तो लफबाजी या दूसरा कह लीजिए कि फ्रीबीज के आधार पर चुनाव शायद कठिन होते हैं, आसान नहीं होते। जैसे एक सवाल और छोटा सा करना चाहूंगा, चूंकि आपने छेड़ा है तो वो एक बहुत छोटा सा जवाब, फिर मैं आगे मनीष जी के पास जाऊंगा और बाकी पुनः दूसरा राउंड करूंगा। कि आप संघ की बात करते हैं कि संघ की पसंद जो है वो आप कहा कि जो डिप्टी सीएम है वो है, लेकिन वही संघ जिसको अभी नकार दिया गया था, कहा गया था बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कि अब संघ की आवश्यकता नहीं है, तो क्या भूल चुका है संघ मदद कर रहा है? और क्या अगर वो करता है तो क्या फिर वो उसकी पसंद को मोदी शाह तरजीह देंगे? ये भी एक बड़ा सवाल। छोटी सी टिप्पणी आपकी। जी देखिए, 2025 में संघ के 100 साल हो रहे, ये तो कोई नकार नहीं सकता। और ऐसे उनके 100 साल की उनका जब वो मनाएंगे तो ऐसे सूरत में महाराष्ट्र में जहां उनका हेडक्वार्टर है और फडणवीस खुद नागपुर से आते हैं, तो वो 100% ये चाहेंगे कि उन्हीं का आदमी उस वक्त महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर बना रहे, और उसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे इस बात के लिए। तो 100%। और संघ की जरूरत आज भी बीजेपी को है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। संघ ने अगर चुनाव से पीछे हट गए तो बीजेपी के बूथ नहीं लगेंगे। संघ को, बीजेपी को संघ की आवश्यकता है, लेकिन कहते हुए वो संघ को जिस तरीके से वो लज्जित करते हैं या जिस तरीके से अपमानित किया गया, वो क्या संघ भूल गया होगा? ये मेरा सवाल था। नहीं, वो संघ जेपी नड्डा को नहीं भूला होगा, संघ अमित शाह को नहीं भूला होगा, संघ मोदी को नहीं भूलेगा। मोदी जब 22 तारीख को लोकसभा चुनाव के वक्त एक रात के लिए, पहली बार 10 सालों में पहली बार एक रात के लिए नागपुर में रुके थे, तब उस वक्त संघ का एक भी कार्यकर्ता उनसे मिलने नहीं गया था। नागपुर में तृतीय पंथियों का एक गुट है, उसके प्रमुख उनसे मिलने गए थे उस रात को, लेकिन ना गडकरी गए, ना भागवत गए, ना कोई और संघ का पदाधिकारी उनसे मिलने गए। तो संघ इन लोगों को नहीं भूलेगा, लेकिन फडणवीस उनके चहेते हैं, तो वो जरूर चाहेंगे कि फडणवीस सीएम बने। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक पहुंचे ही वो 284 और 84 से यहाँ तक पहुंचे ही उन्हीं की बदौलत है, संघ की बदौलत। मनीष जी, आप तो पूरा महाराष्ट्र नाप रहे हैं, आपने चीजों को बहुत निकट से देख रहे हैं। रिपोर्ट्स हमारे यहाँ निरंतर हमारे दर्शक मत देखते हैं, आपकी अलग अलग सूबों, अलग अलग जो क्षेत्रों की आप रिपोर्ट्स दे रहे हैं। क्या कुछ निकलकर ओवरऑल आता है महायुति की जो स्थिति? अब क्या कुछ मतलब, क्योंकि आपने दिया है, बाकी तो हमारे जो पैनलिस्ट हैं बड़े वरिष्ठ, उन्होंने बताया भी, लेकिन जो चीज छूटती है उस पर निकल कर आया हो, यदि महाविकास अघाड़ी का कुछ जो अगर घोषणा पत्र दर्शकों को आप दे दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और आप भी हमारे साथ हैं, तो अगर आप देख पाए हो तो। जी,
जी देखिए संजय जी, बहुत अहम एमबीए की मीटिंग चल रही है, क्योंकि आज राहुल गांधी भी महाराष्ट्र में हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा, अभी जैसे निरंजन सर बता रहे थे कि कोल्हापुर में उद्धव ठाकरे ने जिसने संबोधन किया है, वहां पर 5 बातों पर उन्होंने फोकस किया है, जिसमें से एक दो बातें निरंजन सर ने मेंशन भी कर दी है कि जो शिक्षा की बात हो रही थी, वहां पर उन्होंने बोला है कि अगर एमबीए की सरकार आती है तो सिर्फ लड़कियों को नहीं, बल्कि जो बेटे हैं उनको भी सरकारी स्कूलों में जो है मुफ्त शिक्षा का प्रबंध जो है वो करना चाहिए, उसकी वकालत करते नजर आए। दूसरा, उन्होंने महिलाओं को लेकर देखिए संजय जी किस तरीके से कहा है, क्योंकि महायुति भी लगातार जो आधी आबादी है महाराष्ट्र की उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है लाडली बहन योजना के द्वारा। अब उद्धव ठाकरे ने भी क्या कहा है कि अक्सर महिलाओं को पता नहीं होता कि जब वो पुलिस स्टेशन जाती है किसी अपराध की शिकायत करने या कुछ भी उनके साथ ऐसी घटना होती है, तो उनके लिए जो है वो अलग पुलिस स्टेशन में सीनियर वरिष्ठ जो महिला पुलिसकर्मी उनकी भर्ती की जाएगी। इससे एक तरह सुरक्षा की व्यवस्था की गारंटी भी एक तरीके से दे रहे हैं, साथ ही साथ उनको रोजगार देने की बात भी कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। साथ साथ ये भी दिख रहा है, फिर से वही बात कही है जो अदानी को लेकर के कही थी कि हम धारावी का जो प्रोजेक्ट है उसको रद्द करेंगे और जो लोग हैं वहां पर उनको आवास भी देंगे और उद्योग भी देंगे। उसके बाद एमबीए की सत्ता में आने पर फिर उन्होंने तमाम बातें जो निरंजन सर ने कही कि जो बेसिक खाने पीने की चीजें हैं जैसे चीनी है, तेल है, आटा है, इनकी कीमतें आसमान छू रही है संजीव जी। तो उन्होंने बोला कि हमारा जो 2 साल का कार्यकाल था उसमें हमने इन चीजों को रोक के रखा, एक कहीं लिमिट करके रखा कि इससे ज्यादा इनका प्राइस नहीं बढ़ना चाहिए। हमारी सरकार आती है तो वापस से अगले 5 साल के लिए इनकी कीमतें हम रोक देंगे। तो ये बहुत ही बेसिक चीजों पर उद्धव ठाकरे ने जो बातें कही हैं, अब इसी के आधार पर ये समझ में आ रहा है कि मिडिल क्लास और निम्न स्तर के जो लोअर मिडिल क्लास है उनको पकड़ने की कोशिश एनडीए गठबंधन की तरफ से की जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात बता दूं संजीव सर की, अभी लगातार देखिए मुद्दों की बात हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में खैर जनता वोट देती किसी और को है, फिर बाद में नेता करते कुछ और है, वो सब हम देख चुके हैं पहले भी। इस बार आप देखिए चुनाव से पहले ही वो शुरू हो गया। अभी मैं आपको बता दूं कि आज जो खबर आई थी, हालांकि काफी समय से चल रहा था, कि माहिम सीट पर, जैसे सभी को पता है कि माहिम सीट पर अमित ठाकरे वहां से खड़े हैं, और ये भी सुनने में आया था कि बीजेपी ने वहां से पहले एकनाथ शिंदे को कहा था कि आप मत उम्मीदवार खड़ा करिए, हम लोग अमित ठाकरे को सपोर्ट करेंगे। बहुत कुछ वहां पे कहानी बनी है और शॉर्ट में कोशिश करूंगा कि उसको निपटा सकूं। तो फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे ने नहीं माने, क्योंकि वैसे भी उनको सीटें कम मिल रही थी। उन्होंने अड़ करके जो है वहां पर सदा समर्थन को खड़ा किया वहां पर, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि सदा समर्थन वहां से जीत जाएंगे। अब देखिए कहानी ये हुई है कि बीजेपी के नेता जो है वो अमित ठाकरे को सपोर्ट करने की बात कह रहे थे, अब एकनाथ शिंदे के ऊपर दबाव बना रहे थे कि वो अपना प्रत्याशी पीछे ले। लेकिन अब हुआ यूं है, जो रिपोर्ट आ रही, जो खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के आला कमान से शिकायत कर दी है कि आप अपने महाराष्ट्र के नेताओं को समझाइए जो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे। तो आप सोचिए कि किस किस तरीके की खींचतान आपस में चल रही है। वो कहते हैं ना कि एक बहुत ही एक गैस बनी हुई है। अगर ये चुनाव नहीं होता, इतना सब कुछ अगर नहीं हो रहा होता, तो ये महायुति की नेता बहुत बुरी तरीके से जो है आमने सामने टकराव की स्थिति में आ जाते संजीव सर। तो ये बहुत ही चीजें हैं जो छोटी छोटी फैक्टर हैं जो हमें ऐसा दूर से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इतना जरूर है कि ग्राउंड लेवल में भी परिस्थिति ये बनी हुई है कि अगर एकनाथ शिंदे के कोई प्रत्याशी खड़े हैं तो बीजेपी के प्रत्याशी जो है कहीं कहीं जो कार्यकर्ता है वो नाखुश है और वहां पर उनको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि ऐसे ही कुछ सीटें हैं जहां पर बीजेपी और यूबीटी पक्ष दोनों के उम्मीदवार आमने सामने हैं, लेकिन जो बीजेपी से जुड़े हुए पहले के लोग हैं वो हिंदुत्व के मुद्दे पर जो कुछ भी होता रहा है अब तक उससे नाखुश है और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर फिर वो अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक खिचड़ी सी बनी हुई है, मैदान में उम्मीदवार है लेकिन अंदर अंदर कौन किसको सपोर्ट कर रहा है इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो इसीलिए जो कुछ भी जो जानकारी निकल के आ रही है वो इन चीजों के बारे में तो फिलहाल सर्वे नहीं निकाल सकते कि कौन किसके साथ कितना सपोर्ट कर रहा है। और ये आने वाले दिनों में ये फैक्टर बहुत बड़े होने वाले हैं संजय सर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये एक सीट पे नहीं बल्कि कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर उम्मीदवारों के साथ जो लोग खड़े हैं उन्हीं के साथ के लोग उनके साथ खड़े नहीं। तो ये बड़ी ही अजीब सी परिस्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं राकेश सर के जाने के पहले मैं शशि सर से क्योंकि बार बार वो उनको नेटवर्क समस्या कर रहा है। शशि सर जो राहुल गांधी बात करना लाजमी होगा। राहुल गांधी भी कहा भी मनीष ने आज थे और वहां हमने नागपुर में देखा, नागपुर में उन्होंने जो अपना पुराना जो कार्ड है वो जो चाहे वो आरक्षण वाला कार्ड हो या फिर वो जो संविधान है तमाम प्ले अप किया है। क्या कुछ इसके रिप्लिकेशंस देखते हैं और वहां जिस तरीके से वो जो करते हैं सीधे संघ को निशाने पर लेना और मोदी शाह के खिलाफ जिस तरीके से वो एक
तीखे प्रहार करते। इन सब संदर्भों में महाविकास अघाड़ी के क्या ट्रम्प कार्ड के तौर पे हम देख सकते हैं कि वो ट्रम्प कार्ड है? उद्धव जी तो है ही, उद्धव जी तो चेहरा है वहां की, अगर आती है तो मुख्यमंत्री वो होंगे, बहुत निकला हुआ है साफ साफ। तो इन सब परिवेश में आपकी प्रतिक्रिया? शशि सर। महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से मतलब 100-150 साल की एक परंपरा रही है ब्राह्मणवाद के खिलाफ की, और उसी संघर्ष के परंपरा में से संविधान के कुछ मूल्य हमको नजर आते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी यही के, फुले भी यही के, और संघ का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। तो ये आज का संघर्ष नहीं है। और पीछे जाऊंगा तो शिवाजी महाराज और पेशवा की तरफ जाना पड़ेगा। हम इतना पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन 150 साल भी पिछला देख लेंगे तो भी वो एक संघर्ष की परंपरा दिखती है। इसलिए राहुल गांधी जब संविधान की किताब हाथ में रखकर कुछ बातें रखते हैं, जाति जनगणना का फिर उन्होंने आज बड़े उसके साथ में उसको उठाया। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उसका एक असर होता ही है। और महाराष्ट्र के भीतर क्या अभी जातिगत जनगणना के जो मुद्दा है, बात है, वो तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव के भीतर जातीय समीकरण और लोकलाइज ये चुनाव हो चुका है, जो बीजेपी हैंडल नहीं कर पा रही। भाजपा हरियाणा की तरह ये कोशिश कर रही थी कि भाई डोमिनेंट मराठा कास्ट को कॉर्नर करके बाकी सारे ओबीसी कास्ट का पोलराइजेशन करके अपने कब्जे में ले ले। लेकिन भाजपा की दिक्कत ये है कि उनका जो माधव फार्मूला था, माली, धनगर, वंजारी वाला, और अन्य ओबीसी तबकों को या दलित में से कुछ तबकों को जोड़ के एक ताकत बनाने की कोशिश थी। पिछले 10 साल में मोदी, अमित शाह और फडणवीस ने पिछड़ों का जो नेतृत्व महाराष्ट्र में था भाजपा के भीतर का, उस नेतृत्व को इन्होंने खत्म कर दिया। और हालत ये बन गई कि फडणवीस नाम के देवेंद्र अब देवा भाव के रूप में ओबीसी के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में देवेंद्र से ज्यादा फडणवीस ये नाम ज्यादा अंडरलाइन हो जाता है। अभी जो ये बात आ रही, देवेंद्र फडणवीस इसलिए ज्यादा बदनाम हो गए। देखिए, मराठा वर्सेस ओबीसी की लड़ाई लगाने की कोशिश की आपने, धनगर वर्सेस आदिवासी की लड़ाई संघर्ष करने की कोशिश की। इससे महाराष्ट्र के भीतर का जो सामाजिक ताना बाना वो डिस्टर्ब हो रहा था। उस डिस्टर्बेंस के परिप्रेक्ष्य में जातिगत जनगणना एक अच्छा सॉल्यूशन निकल के रूप में आता है कि भाई आप एक सेंसस करके वो बात रखो। इस बात पर बीजेपी खुलकर सामने नहीं आ पाती है, क्योंकि उनके दिमाग में या उनके जो राजनीति में व्यापक हिंदू एकजुटता और हिंदू मुस्लिम वाला ध्रुवीकरण है, वो ध्रुवीकरण का गणित उसमें बैठता नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के भीतर ये जातिगत ध्रुवीकरण ज्यादा बन जाता है। इसलिए वो जो राहुल गांधी ने उठाए हुए मुद्दे हैं, उसका काउंटर देवेंद्र फडणवीस जैसे तमाम नेता क्या कर रहे हैं कि वो लाल रंग का किताब लेके वो खड़े हो रहे हैं, फिर अर्बन नक्सल, ये बचकानी बातें, मतलब ऐसी बचकानी बातें आपकी चुनावी राजनीति में नहीं चलते। इससे क्या होता है कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर जो एक थोड़ा सा गंभीरता से लोग ले रहे थे, अब वो हल्के में लेना शुरू कर देंगे। ये तो गया गुजरा है, उससे कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि बात सीधे सीधे सवाल है ना, जरांगे पाटिल फैक्टर लोकसभा चुनाव में था कि नहीं था, उसका असर हुआ कि नहीं हुआ। आपके खिलाफ में महाराष्ट्र के भीतर के दलित, ओबीसी, मुस्लिम, मराठा, ये सारे तमाम पिछड़े बहुजन समाज के लोग एक मुश्त होकर आपके खिलाफ मतदान किए कि नहीं, भाजपा के खिलाफ किए। तो उसके काउंटर में उस तरह से आपकी रणनीति बनानी चाहिए भाजपा के भीतर से, वो हमको नजर नहीं आती है। इसलिए 2 चीजें मुझे दिख रही है। एक, महाविकास आघाड़ी के शरद पवार और ये तमाम जो नेता है महाराष्ट्र के भीतर के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज इलाके के आधार पर माइक्रो मैनेजमेंट किया हुआ है सामाजिक समीकरण को लेकर, वो दिख रहा है, ठीक है। और नैरेटिव के मामले में जो लोकसभा के समय जो नैरेटिव सेट हुआ था, वो नैरेटिव फिर दोबारा यहाँ पर राहुल गांधी के माध्यम से सामने आ रहा है। अब उस नैरेटिव में भाजपा बैकफुट पे चली जाती है। कल तक हमको क्या बताया जा रहा था कि नहीं, वो लोकसभा चुनाव के समय बड़े मुद्दे थे, एक फेक नैरेटिव बताया गया था, संविधान वगैरह, वो चलने वाला नहीं है। अब तो ये महाराष्ट्र का चुनाव है। अब देखिए, राहुल गांधी ने ये बात छेड़ने के तुरंत बाद भाजपा की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है, वो उसी ट्रैक में फंसती जा रही है, क्योंकि इसका उत्तर तो वो दे नहीं पा रही है। इसलिए आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के भीतर एक व्यापक स्तर पर एक बड़ा नैरेटिव चलेगा। वो क्या है? संविधान, सामाजिक न्याय का, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फुले शाहू का महाराष्ट्र रहेगा या गोयवलकर गुरुजी का महाराष्ट्र बनेगा। ये 2 एक ध्रुवीकरण की बात होगी। अब इस स्तर पर ध्रुवीकरण जब होता है तो उसमें संघ को और भाजपा को भी मजबूरन बाबा साहब अम्बेडकर का भी नाम लेना पड़ता है, शाहू फुले का भी नाम लेना पड़ता है।
लेकिन संघ का आप नाम नहीं ले सकते, गोलवलकर का आप नाम नहीं ले सकते। तो चुनाव में तो लोगों को ये दिखता है ना। तो ब्रॉड स्तर पर ये नैरेटिव चलेगा और नीचे के स्तर पर इलाकेवार, मतलब विदर्भ से लेकर कोंकण तक जो समीकरण बनते जा रहे हैं, उस समीकरण के आधार पर चुनाव आगे बढ़ेगा। भाजपा को जरूर उसका एक कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वो शहरी इलाके में बहुत ज्यादा मजबूत है, इस बात को तो हमको मानना पड़ेगा। तो शहरी इलाके, कुछ इलाकों पॉकेट्स में ये हिंदुत्व वाला जो ध्रुवीकरण है वो जरूर ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन पूरा जो ग्रामीण महाराष्ट्र है, विदर्भ से लेकर कोंकण तक का, वो ग्रामीण महाराष्ट्र इस बड़े नैरेटिव, राहुल गांधी ने रखे हुए बड़े नैरेटिव के साथ खड़ा होगा और नीचे जातीय समीकरण के आधार पर अपना वोट देगा, जिसमें भाजपा अभी उनको फिट नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। वो जो संविधान सम्मान सम्मेलन जो आज जिसमें आप जिक्र कर ही रहे हैं, वो सारा जो पूरी चीजें उसी तरीके से प्ले अप हुई है राहुल गांधी की ओर से। बड़ा एक हम यही कह रहे हैं कि वो कार्ड्स पूरे बहुत एक सलीके से खेले जाने का एक कहीं शैली क्रम सीख लिया गया इंडिया ब्लॉक या कांग्रेस की ओर से, ऐसा हम मान या कह सकते हैं। राकेश सर, ये जो ओवरऑल स्थिति है इसमें एक मैं चाहूंगा कि आप झारखंड को लेकर भी कुछ आपकी टिप्पणी है। हमारे दर्शक झारखंड को लेकर भी चाहेंगे कि कुछ उसमें निकले कुछ चीजें जो आप लोग पाते हैं देखते हैं। तो ये जो मैंने जैसे कहा, अभी पूछा मैंने शशि सर से कि राहुल गांधी एक बड़ी उम्मीद या एक आस है इसमें, और साथ साथ बाकी जो महाविकास अघाड़ी है वो अपने सारे के सारे जो खासकर महाराष्ट्र में तो है ही कि चाहे वो उद्धव जी का हो, शरद जी का रोल है, और मुझे लगता है कि बाद में बहुत ज्यादा रोल होने वाला है। तो आपकी टिप्पणी इन्हीं सब पर राकेश सर। संजीव जी, देखिए अभी मित्रों ने महाराष्ट्र के बारे में तो बहुत विस्तार से बात कर ली है। अब अगर हम झारखंड जाएं तो स्थिति वही है, नारा वहीं से शुरू होता है कि बटोगे तो कटोगे। ये जी नारा एक तरह से संघ की मांग में उधार का सिंदूर जैसे होता है वैसा है। ये नारा संघ का नारा नहीं है, ये नारा योगी आदित्यनाथ का नारा है, जो मठ के मठाधीश है। मुख्यमंत्री तो हैं वो उत्तर प्रदेश के, जी जी जी। लेकिन वो मठाधीश हैं और वो कभी संघ की शाखा में नहीं गए। उनका हिंदुत्व तो अलग तरह से चलता है। तो संघ इतनी बुरी स्थिति में है इस समय, जैसा कि निरंजन सर ने शुरू में बात कही थी, कि अब उसके पास खुद के कोई तीर नहीं है उसके तर्कस में। तो उसे योगी का जो दिया हुआ फार्मूला है, जैसे किसी जमाने में आप याद करें, आजादी से पहले करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, तो अब यहाँ महात्मा योगी ने दिया है कि बटोगे तो कटोगे। और ये इसमें तजुर्बा भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा है। उसने जगह जगह जिस राज्य में भी सत्ता हासिल करने की कोशिश की, सीधे जनादेश से, और नहीं जनादेश मिला तो खरीद के, तो इस और या फिर पार्टियों को बांट के, चाहे शिवसेना को बांटा यहाँ, और आपके एनसीपी को बांटा झारखंड में मुक्ति मोर्चा को बांटा। ऐसे बांटने में सिद्ध हस्त भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय सिर्फ एक यही जुमला बचता है कि बटोगे तो कटोगे, और ये आतंकित करके मतदाताओं को अपनी ओर कोशिश आकर्षित करने की कोशिश है। लेकिन झारखंड की स्थितियां महाराष्ट्र से बिल्कुल भिन्न है। वो एक आदिवासी बहुल प्रदेश है और उस प्रदेश में स्वाभिमान का जो मामला है, वो जिस ढंग से आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा को आहत किया, उसके मौजूदा मुख्यमंत्री को जेल में 50 दिन रखा, उसके बाद उस वो जैसे कानून से संरक्षण लेके दोबारा मुख्यमंत्री बने, तो आपने उनकी पार्टी तोड़ दी, और जो सबसे पुराने उनके नेता थे चंपई सोरेन, उसको भारतीय जनता पार्टी में ले लिया। सोरेन साहब का जो कुनवा था उसमें तोड़फोड़ की कोशिश की, उनकी बहू को, उनकी भतीजे पर डोरे डाले। और अब तो स्थिति है कि वहाँ जो पुराना छात्र संगठन है, वो भी राजनीति में बहुत असर रखता है, उसको भी आपने अपने ढंग से लुभाने की कोशिश की है। तो ये पूरी भयभीत भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी एक एक बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। खासतौर पर संघ की बात इसलिए बार बार करता हूँ कि संघ ने, जैसा कि अभी भाई साहब ने जिक्र किया, शताब्दी समारोह तो मनाना है उसको, लेकिन वो पिछले साल आप याद करें, जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, तो इन्हीं डॉक्टर मोहन भागवत को कहना पड़ा था कि अब जो मौजूदा हालात है इसमें हम शताब्दी समारोह मनाएंगे नहीं। क्यों? जी जी। ठीक है, लेकिन शताब्दी समारोह तो होगा। अब वहां चितपावन ब्राह्मण उनको कोई मिल जाए नव मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र में, तो बात अलग है। लेकिन इस समय महाराष्ट्र की जनता का चित्त जो है बहुत बुरी तरह से बिखरा हुआ है। जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूटी, उसमें भ्रष्टाचार की बात उठी, जिस तरह से अभी शशि भाई कह रहे थे कि साहू परिवार के साथ जो
सत्तारूढ़ दल गठबंधन की ओर से हरकतें की गई, उससे लोग बहुत दुखी है। और खास तौर पर जो आरक्षण का मुद्दा था महाराष्ट्र में, उसके जो नेता हैं वो इस समय अचानक उन्होंने पलटी मारी है। उनसे थोड़ी बहुत उम्मीद थी सत्तारूढ़ गठबंधन को, महायुति को, कि भाई ये हमारे साथ रहेंगे तो कुछ माल मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने आप को एकदम नए किनारे पर खड़ा कर दिया है। उससे महाराष्ट्र का भी गणित बदल गया है और उधर झारखंड में तो गणित बदले हुआ है। और राजीव गांधी दोनों जगह बराबर से वो अपने मुद्दों से अभी हटे नहीं है। हालांकि हरियाणा राहुल गांधी हाँ, राहुल गांधी, उनके हाथ से हरियाणा फिसल गया, लेकिन उन्होंने अपने मुद्दे नहीं छोड़े हैं। जाति जनगणना के सवाल पर वो डटे हुए हैं। और अभी जिस मुद्दे की बात नहीं हो रही है वो इस चुनाव में धीरे सतह के नीचे है, वक्फ बोर्ड पर संशोधन, जो उनका कानून है, वो मुद्दा भी बड़ी तेजी से जिस दिन महाराष्ट्र में जो हमारे एनसीपी के नेता थे, क्या अल्पसंख्यक नेता बाबा साहब थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, उनकी हत्या सरेआम हुई, उसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर का एक नया मुद्दा जो बहुत हल्के स्तर पर चल रहा था वो एकदम उभर के सामने आ गया है। तो स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। अमेरिका के चुनाव थोड़ा बहुत असर डालेंगे, जम्मू कश्मीर की राजनीति भी असर डालेगी, लेकिन महाराष्ट्र के अपने जो मुद्दे हैं, महाराष्ट्र का जो अपना स्वाभिमान है, खास तौर पर जैसे हमारे शरद पवार साहब हैं, अब वो बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं और उन्होंने जिस ढंग से अपील की है जनता से, उसका भी असर कम से कम उस एक बड़े हिस्से में तो महाराष्ट्र के में होना ही है। और उसका सीधा सीधा नुकसान सत्तारूढ़ गठबंधन को होगा। और आरएसएस का जो प्रभाव मंडल अभी तक बना हुआ था 99 साल से, तो धीरे से आप देखेंगे कि रेत के महल की तरह धराशायी न हो जाए। हो सकता है उनकी किस्मत अच्छी है, बच भी जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि हो रहा है। जी बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। मैं इकबाल सर भी हैं, निरंजन सर भी, सभी से एक सवाल करना चाहूंगा, एक साझा सवाल छोड़ता हूं, आप लोग अपनी छोटी छोटी टिप्पणी कीजिएगा। शुरुआत इकबाल सर से करूंगा कि सर ये जो एक खास जो चीज है, अब ब्रांड मोदी हम लोगों ने देख लिया, 2024 लोकसभा चुनाव के जो परिणाम थे वो आए, और उसके बाद हमने हरियाणा में देखा, हरियाणा में बाजी कैसे पलटी क्या पलटी, उसको लेकर ही बहुत तेरे सवाल हैं, याचिकाएं भी हैं, तमाम है। तो एक तो ब्रांड मोदी, क्या उनके पास अब कार्ड बचता है? ये जो इसको छोड़ दें, एक तो है ही जो वो खेलते हैं बटोगे कटोगे, इसके अलावा यदि कुछ दिखता है आपको एक चीज, और दूसरा ये भी कि जो बार बार होती है कि जो सरकारी मशीनरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो राजीव कुमार साहब को लेकर बाद में बहुत सारे आक्षेप होते हैं, इन सब संदर्भों में क्या आप पाते देखते हैं? और क्या एक एहतियात की बात भी होती है? एहतियात अभी कहा भी किसी साथी ने कि एहतियात बहुत जरूरी है इन संदर्भों में। सवाल मेरा यही होगा, और शुरुआत में इकबाल सर से लेके बाकी लोगों से आपकी टिप्पणी। इकबाल सर अनम्यूट करिएगा सर। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा जीत के बाद एक तरीके बीजेपी में फिर जोश आ गया है। अगर आप हरियाणा इलेक्शन के वक्त के बीजेपी की हालत और खास करके लोकसभा इलेक्शन को हम देखें, बहुत करीब करीब दोनों चीजें हुई है, जिसको लेकर के गुजरात फैक्टर जो है वो पूरी तरीके से बैठ गया। लेकिन हरियाणा के बाद फिर एक बार जोश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जिसके अंदर भरा गया, और वो खुल करके अब इस तरह की जो टिप्पणियां कर रहे हैं, वो मंगलसूत्र पे हो, बेटियों पे हो, तो ये एक मुद्दा अहम वो लेकर के करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में काफी बड़ा अंतर है। हरियाणा आसान था जीतना, लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस के अलावा जो देश के चाणक्य माने जाते हैं शरद पवार, वो यहाँ कुंडली डाल करके बैठे हुए हैं। असली चाणक्य हुआ जी। ठीक है। दूसरा, उसके साथ में शिवसेना, जो कि ओरिजिनल शिवसेना उद्धव ठाकरे की, वो अपने आप को जैसे मानते हैं। हालांकि मामला अब विवादों के अंदर है, या आगे जो फैसला है, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में इतना आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि शरद पवार की अपनी एक पकड़ महाराष्ट्र के, पश्चिमी महाराष्ट्र के अंदर है, जहां शुगर फैक्ट्री से लेके हर वो बड़े नेता और जो बड़े बिजनेसमैन है, जहां वहां शरद पवार अपनी एक बड़ी पकड़ रखते हैं। साथ ही साथ बीजेपी यहाँ जिस तरीके से निरंजन जी ने भी कहा कि 100 साल पूरे होने आए हैं और वो चाहती है देवेंद्र फडणवीस, तो आरएसएस जो है ये एक बहुत बड़ी पेट रखती है महाराष्ट्र के अंदर, अपने एक लॉबीज के अंदर अपने उनके कार्यकर्ता है जो घर घर पहुंच सकते हैं। वहीं पे उसका तोड़, उसका कार्ड जो है वो शिवसेना के पास शाखा के रूप में है। वो शाखा जो आरएसएस को टक्कर देने के लिए घर घर अपनी जगह पर पहुंच सकती है। और जहां आरएसएस के लोग खुल करके बात नहीं कर सकते, वहां सेना शाखा के जो लोग हैं वो खुल करके बताते हैं
कि हम शाखा से काम करने वाले लोग हैं, हम शाखा से जुड़े हुए लोग हैं। और शाखा में अगर आप मुंबई के अंदर जो लोग रहते हैं उनको पता है कि छोटे छोटे मुद्दे पर भी कोशिश की जाती है कि वो अगर शाखा में जाता है तो उसको पुलिस स्टेशन में जाकर के मामला निपटाया जाए। तो ये एक ताकत शिवसेना के पास बहुत बड़ी है, जिसको लेकर के आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए भी इतना आसान नहीं होगा इन पूरे मुद्दों को लेकर के आसानी से हरियाणा की तर्ज पर यहाँ काम करना। क्योंकि शरद पवार की जो प्लानिंग है, आप देख रहे हो कि जिस तरीके से वो अपनी गोटी और जिस तरीके से बिसात बिछाया जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे मनीष जी ने अभी कुछ देर पहले कहा था कि एमएनएस एक बहुत बड़ा फैक्टर बीजेपी ने अपनी ताकत के लिए खड़ा किया। तो इसमें कोई डाउट नहीं, मुंबई के अंदर 36 सीटें हैं, जिसके अंदर 26 सीटों पर एमएनएस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन 10 ऐसी सीट है जहां पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, जिसके अंदर कुलाबा हो गया, मलबार हिल हो गया, बैंड्रा हो गया, मलाड हो गया। ये वो लीडर्स है जो बीजेपी को लगता है ये हमारे गद्दावर नेता है और इनकी सीट पे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो वो 10 सीटों पर एमएनएस ने अपने लोग नहीं उतारे हैं, वहीं 26 सीटों पर उतारे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शिवसेना के जो मराठी वोटर्स है उसको कितना वो काट सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मराठी अस्मिता का और मराठा अस्मिता का और महाराष्ट्र में रहने वाले जो 65% महाराष्ट्रियन है, वो अब इस चीजों को समझ चुके हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी ने सिर्फ महाराष्ट्र में एक खेल नहीं खेला है, देखिए झारखंड देख लीजिए आप, महाराष्ट्र की दो बड़ी पार्टी या दो बड़े परिवार, दो वो परिवार थे जो सम्मान और इज्जत के साथ चीजें जीते थे, उनके अंदर अलग किया गया। झारखंड के अंदर जिस तरीके से अलग हुई, इस तरह बीजेपी की पॉलिसीज है कि जहां जहां वो जाते हैं वहां वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। जो मराठी मानुस है उनको पता है कि जब प्रमोद महाजन महाराष्ट्र में थे 1990 की अगर मैं बात करूं, उस वक्त राज्य में जो फैसला हुआ था बाला साहब ठाकरे के साथ में, वो ये था कि राज्य में यानी महाराष्ट्र राज्य में शिवसेना जो है वो बड़े भाई की भूमिका निभाएगी और सेंट्रल में बीजेपी निभाएगी। हाथ पकड़ करके धीरे धीरे उन्होंने चढ़ाई की और किस तरीके से बाद में सत्ता पे काबिज हुए। जब वहां पूरी अपनी पैठ नहीं बना सके तो किस तरीके से उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, किस तरह एनसीपी को तोड़ा। और एनसीपी के अंदर भी अगर देखेंगे, शरद पवार एक कट्टावर नेता है महाराष्ट्र के, जो 1960 से महाराष्ट्र में राजनीति करते हैं। तो ये आरोप भी पूरी तरीके से बीजेपी पे जाता है और बीजेपी में खास करके जिस तरीके से एक बार सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है तो मैं चाहूंगा, वो है कि जो कुछ है ये तो यूज एंड थ्रो की राजनीति किया करती है भारतीय जनता पार्टी या उसके जो नेतागण हैं। क्या कहिएगा निरंजन था, जो मेरा सवाल था उस पर एक टिप्पणी छोटी सी आपकी। अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट जी। पहली बात तो यह है कि आज ही मेरे पास एक वीडियो आया है। कुछ दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले नागपुर में महाविकास आघाड़ी की एक रैली हुई थी और जिस मैदान पर वो रैली हुई उस मैदान का शुद्धिकरण भाजपा ने आज किया है, क्योंकि उन्होंने ये बाइट देकर कहा है कि यहाँ पर मुस्लिम आए थे, दलित यहाँ पर आए थे, इसलिए ये अपवित्र हो गया है और इसकी वजह से गोमूत्र छिड़क कर हम इसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो ये मेरे पास आया है, ये पूरे महाराष्ट्र में फैलेगा। ये बांटने काटने की बात जो है, ये बीजेपी बांटने काटने की बात करती है, बाकी कोई इस किस्म के बांटने की बात करता नहीं है। ये मनुवादियों ने हमेशा बांटा है लोगों को, तो ये बात अब मतलब सबूत के साथ महाराष्ट्र में घूमेगी, ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में सभी को ये पता है कि देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे को अपने दो पॉलिटिकल अग्निवीर की तरह यूज कर रहे हैं। उनकी जरूरत जब खत्म हो जाएगी तब उनको रिटायर कर देंगे और रिटायरमेंट के बाद उनको ना ग्रेचुइटी मिलेगी, ना पेंशन मिलेगा, ना कुछ मिलेगा इन दोनों को। तो वो ये दोनों पॉलिटिकल अग्निवीर है देवेंद्र फडणवीस के। अल्टीमेट एम्बिशन उसी की है और जिसने महाराष्ट्र की इन पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ा है, बांटा है, उसके खिलाफ आज सबसे ज्यादा लोगों के बीच में रोष है। शरद पवार जी के बारे में जिस तरह जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको भटकती आत्मा कहा गया था लोकसभा चुनाव के दौरान। अमित शाह ने भ्रष्टाचार का सरगना कहा उनको, उद्धव ठाकरे को नकली संतान कहा। ये महाराष्ट्र की मिलता है संपर्क टूटा है। बहुत छोटी सी बड़ी टिप्पणी, एक आध लाइन की आपकी, और मैं चाहूंगा शशि सर से करके खत्म करूंगा, मेरा टाइम बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। संजीव सर, बिल्कुल संजीव सर, मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र का दौरा जितने बेसब्री से बीजेपी के नेता नहीं कर रहे होंगे,
उससे कहीं ज्यादा बेसब्री से इंतजार उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के बाद से संजीव जी एक बार नहीं बल्कि 2-3-4 बार मैं सुन चुका हूं कि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आए, 15 दिन महाराष्ट्र में रहें, जब वोटिंग होगी और अपनी आंखों से देखें कि वो किस तरीके से हार रहे हैं। तो जैसा कि अभी इकबाल सर ने बताया, नरेंद्र सर भी बता रहे थे कि जो शाखाएं हैं संजीव जी, शिवसेना की भी शाखाएं हैं महाराष्ट्र में और छोटे छोटे एरिया में बट करके वो काम करते हैं। तो लगता है लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, जिस तरीके से अभी हमने बात की कि जो शरद पवार के बारे में कहा गया या फिर जो उद्धव ठाकरे के बारे में कहा गया, तो इस तरह के जो बयान है वो उद्धव ठाकरे को भी फीडबैक पहुंच गए थे कि अगर ये दौरा करते हैं तो इसका कुछ अलग ही फायदा उनको पहुंचेगा। और इसीलिए शायद उद्धव ठाकरे बार बार चुनौती दे रहे हैं कि आप आइए नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में, आप आइए अमित शाह महाराष्ट्र में। अभी जो कोल्हापुर में गए थे वहां भी उन्होंने यही बात कही है। तो ये जो बार बार वो कह रहे हैं इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा और ये चीज जो है कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे समझ रहे हैं कि अगर वो यहाँ आकर के और फिर से ये सारी चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं उसको और उद्धव ठाकरे जो है वो सही तरीके से कोई रणनीति है उनकी जिसकी तरह से वो पहुंचा सकते हैं। वो आने वाला अभी वक्त ही बता देगा, बहुत ज्यादा समय नहीं है, 3-4 दिन का टाइम है, उसके बाद सब कुछ जो है वो सामने आ जाएगा। संजीव जी बिल्कुल बिल्कुल शशि सर, आपकी टिप्पणी, अंतिम टिप्पणी। हम लोग पा रहे थे, हमने तो कहा एक मुट्ठी नहीं, ऐसा है जी जी संसद भवन, इन्होंने नया संसद भवन की बिल्डिंग बनाई, वो उसमें से पानी टपक रहा है। नया राम मंदिर बनाया, वो राम मंदिर भी ऐसा ही है, ठीक है। शिवाजी महाराज की मूर्ति कोकण में लगाई, वो मूर्ति गिर गई। इससे बड़ा और महाराष्ट्र का और कोई अपमान हो नहीं सकता, इसलिए उद्धव ठाकरे उनका इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के परसेप्शन में नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दो गुजराती भाई जो है औरंगजेब के परसेप्शन में आ चुके हैं। ये चाहे जितना बटेंगे कटेंगे वाला नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे, महाराष्ट्र के लिए कोई चेहरा है वो मैं जरा छोटी सी बात करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज खत्म करें। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में ये तमाम सारे मुद्दों पर हमने बात कर ली, लेकिन एक मुद्दा छूट रहा है, वो है देश के सीजीआई चंद्रचूड़ साहब का। उन्होंने आरती उतारी थी माननीय मोदी जी के साथ, वो भी महाराष्ट्र के चुनाव में एक छोटी सी भूमिका अदा करने वाली है। उसका संदेश ये था कि अगर फडणवीस नहीं तो कुछ दिनों बाद हम इनको चंद्रचूड़ साहब को दे देंगे। ये भी चित पावन है, लेकिन वो उनको कितना फायदा देगा या नहीं देगा ये आने वाले दिन दिखाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक अच्छी और शानदार चर्चा के लिए राकेश सर आपका, इकबाल सर आपका, शशि सर और मेरे साथी मनीष भाई और हमारे साथ जुड़े हुए थे सीनियर जर्नलिस्ट निरंजन टंग साहब का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, आपने हमारे लिए समय निकाला, धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। अनुरोध हमारा वही होगा कि चर्चा ये कैसी लगी आपको, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी टिप्पणी करिएगा, और यदि अच्छी लगी है चर्चा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए, प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।